बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ट्यूटोरियल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम स्पेशली ये वीडियो कुछ स्टूडेंट्स की सजेशंस के ऊपर और स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। बेसिकली आज की ये वीडियो जो है ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कैसे जब हमने सेमेस्टर 7 में या सेमेस्टर 8 में जब स्टूडेंट्स अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पहले वो अपना प्रपोज़ल बनाते हैं, फिर प्रपोज़ल बनाने के बाद फर्स्ट जो 7th सेमेस्टर होता है, उसमें वो अपना इंटरनल डिफेंस देते हैं। फिर इंटरनल डिफेंस के बाद 8th सेमेस्टर में मूव करते हैं और 8th सेमेस्टर में वो अपना फाइनल डिफेंस देते हैं। तो बेसिकली ये 2 सेमेस्टर्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रोफेशनली डिज़ाइन किया जाता है या कैसे हमने करना है या मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं और मोस्टली ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स होती वो छोटी हैं, लेकिन जब वो सबमिशन करवाते हैं, जब वो अपना फाइनल वाइवे की तरफ मूव करते हैं या फाइनल डिफेंस की तरफ मूव करते हैं, तो वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स उनके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं ड्यूरिंग द डिफेंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स क्या हैं और फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे और कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन को फाइनल ईयर डॉक्यूमेंटेशन को प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सकते हैं या करते हैं। तो आज इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली स्पेशल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के स्टूडेंट्स के लिए है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी डिग्री को कंप्लीट करने की तरफ हैं। और ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमेशा किसी भी बैचलर डिग्री में 7 टू 8 सेमेस्टर में ऑफ़र किया जाता है। 7 सेमेस्टर में ऑफ़र किया जाता है, 7 सेमेस्टर में हाफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट करना होता है एंड देन 8 सेमेस्टर में कंप्लीट जब ये मुकम्मल कर लेते हैं तो डिफेंस होता है और उस डिफेंस की बेस पे इनकी डिग्री कंप्लीट कंसीडर कर दी जाती है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जब हमारे साथ कोई टेम्पलेट शेयर किया जाता है, तो हम बेसिकली उस टेम्पलेट को फ़ॉलो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसकी उन चीज़ों को भी फ़ॉलो कर लेते हैं जो कि हमें फ़ॉलो नहीं करनी होती। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये साइड पे एक मतलब कि कवर पेज लाइक आ रहा है, मतलब कि एक साइड पे ये बॉक्स आ रहा है डल सा। क्यों आ रहा है? ठीक है? हमें इसको नहीं फ़ॉलो करना। ये जो बॉक्स आ रहा है ये बेसिकली कमेंट सेक्शन है। आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन आ रहा है क्योंकि इसको कमेंट किया गया है और ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। इसलिए यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन की वज़ह से ये डल सा एक बॉक्स आ रहा है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब सबमिट करवाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन, वो इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देते हैं और जो भी एडिटिंग है वो यहाँ पे करते जाते हैं और वो ऐसे ही प्रिंटिंग करवा के सबमिट करवा देते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैं इसका खुद विटनेस हूँ, मैंने देखा है कि स्टूडेंट इस बॉक्स को समझते हैं कि शायद ये कोई टेम्पलेट है या कोई पार्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसको आपने ख़त्म कर देना है, ये नहीं आपने फ़ॉलो अप करना है ये बॉक्स, ये बेसिकली कमेंट सेक्शन के लिए बना गया है बनाया गया है, तो आपने इसको फ़ॉलो अप नहीं करना। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट पेज जो होता है वो टाइटल पेज भी कहलाता है। आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो बुक का टाइटल पेज होता है और उसमें आपकी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। हमें उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि वो आपके जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो बेसिकली जो आपका फ्रंट पेज होता है वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो वहाँ पे आपकी एक अलाइनमेंट की गलती या आपके एक स्पेलिंग की गलती या आपकी कहीं न कहीं ऐसी मिस्टेक जो दिखने में टाइटल पेज को बुरा बना रही है, यानी कि उसके इंप्रेशन को बुरा बना रही है, तो वो आपके लिए एक बैड इंप्रेशन बनता है। तो उसको हमने नहीं यहाँ पे आने देना। तो जो फ्रंट पेज है इसको प्रोफेशनली डिज़ाइन करना है। अब वो कैसे करेंगे? अब जो मोस्टली अक्सर स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक्स करते हैं, जो मोस्टली अक्सर स्टूडेंट्स उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते, वो एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं जैसे टेम्पलेट होता है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे टाइटल पेज में कि उसको कैसे ठीक करना है या उसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोगो आएगा और लोगो सेंटर अलाइनमेंट में आता है। लोगो सेंटर अलाइनमेंट में आता है, ना ही लेफ्ट अलाइनमेंट और ना ही राइट अलाइनमेंट में आएगा। उसी तरह उसके नीचे फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही आएगा।
और ये भी पेज के सेंटर अलाइनमेंट में आएगा। इसी तरह लोगो, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ये दो तीनों चीज़ें पेज की सेंटर अलाइनमेंट में आएँगी। अक्सर स्टूडेंट्स की ये आगे-पीछे हो रही होती, जिसकी वज़ह से एक बैड इंप्रेशन जा रहा होता है। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, आपका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ कि आप एक कार पार्किंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आपका टाइटल है स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम। तो आपने एक टाइटल इसी तरह लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, यानी कि टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना कैपिटल में, तो आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम भी कैपिटल अल्फाबेट्स में ही लिखना है और ऐसे ही लिखना है। गॉट इट? और उसी के नीचे इस तरह लाइन भी आनी चाहिए और वो भी सेंटर अलाइनमेंट होगी। ठीक है? अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो या तो टाइटल अपना लिखेंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में लिख देते हैं, कुछ स्मॉल में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। टाइटल आपका टू द पॉइंट हो, बिल्कुल क्लियर पढ़ा जा रहा हो और इसको बोल्ड भी नहीं करना, इसको हम एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपने अपना प्रोग्राम बताना है। अब सेशन आपको ऐसे ही रहेगा, लेकिन आगे BS/ADP/MSc लिखा है। आपने एमएससी को भी रिमूव कर देना है। अगर आप एडीपी का स्टूडेंट हैं, तो आप एडीपी आगे स्पेस और कंप्यूटर साइंस लिखेंगे। इसी तरह अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, तो बीएस स्पेस, यानी कि ये जो स्लैश या स्पेस है या ये माइनस का निशान जो है, देन कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, बाकी को आप रिमूव कर देंगे और ये भी सेंटर अलाइनमेंट होगा। फिर इसी तरह नीचे स्टेप में आ जाते हैं, तो ये क्या है? ये आपका बेसिकली बैच होता है, यानी कि आपका आप फॉल में लाइक कर रहे हैं, आप स्प्रिंग में लाइक कर रहे हैं, या आप कौन-सा फॉल है आपका या आपका कौन-सा स्प्रिंग है, तो आपका बैच कौन-सा है और वो कब से कब स्टार्ट हुआ है, यानी कब स्टार्ट हुआ है और कब क्लोज़ हुआ है। ये भी आपने यहाँ पे एज़ इट इज़ में ये आपने रेज़ कर देना। बेसिकली आपने लिखना क्या है ये? अगर आप फॉल के हैं, मोस्टली स्टूडेंट फॉल के होते हैं। फॉल 2022 एंड बीच में ये फॉल लिखने के बाद फिर स्टार्टिंग ईयर 2022 और फिर स्पेस, यानी कि ये जो बीच में लाइन है ये, और देन एंडिंग ईयर आपका अभी 2023 में या 2024 में आपका एंडिंग हो जाएगा। तो वो 2024 आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे और बीच में स्पेस देके, और इतना करेक्ट होना चाहिए कि दिखने में जो है वो एक अच्छी लुक आए। तो ये चीज़ आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। ये भी सेंटर अलाइनमेंट होगी, पेज की सेंटर अलाइनमेंट होगी ये। देन उसके बाद सुपरवाइज़र स्पेस, सुपरवाइज़र का नाम। सुपरवाइज़र का नाम जो है, वो आप अक्सर जैसे लाइक नाम होता है अली अहमद, तो आप अली अहमद लिखें, लेकिन बेटर ये है कि आप मिस्टर अली अहमद लिखें, ठीक है? सर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि बेसिकली सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में कोई टीचर ही होगा जो आपको पढ़ा रहा है और वो जो सुपरवाइज़ कर रहा है। तो सुपरवाइज़र जो है वो टीचर ही होता है बेसिकली। तो टीचर वो सर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप मिस्टर मोहम्मद अली या मिस्टर जो भी है, फ़हीम अशरफ है या कोई भी मिस्टर वलीद है, तो इस तरह आप उसका मिस्टर करके नाम लिखेंगे, या अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर में मिस्टर नहीं लगता, ठीक है? डॉक्टर में आप मिस्टर नहीं लगाएँगे, आप डॉक्टर में डॉक्टर ही लगाएँगे, जैसे कि डॉक्टर ज़ुबैर हैं या डॉक्टर उस्मान हैं, तो इस तरह आप डॉक्टर का लफ्ज़ साथ लगाएँगे और डीआर में कैपिटल डीआर नहीं होगा, स्मॉल डीआर, डी कैपिटल होगा, आर स्मॉल होगा, देन फिर डॉट होगा। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ये मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबमिटेड बाय ऐसे एज़ इट इज़ ऐसे ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अक्सर स्टूडेंट को एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। नेम ऑफ स्टूडेंट तो ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आपने अपना रोल नंबर भी लिख दिया। रोल नंबर आपने पूरा लिखना है, रोल नंबर शॉर्ट नहीं लिखना। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जी, मोस्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लंबा रोल नंबर होता है, जिसमें आपका कुछ बैच साइज़ रिप्रेज़ेंट हो रहा होता है, आपका डिपार्टमेंट रिप्रेज़ेंट हो रहा होता है, देन आपके आगे रोल नंबर होता है। तो आपने पूरा रोल नंबर लिखना है, शॉर्ट रोल नंबर नहीं लिखना, ठीक है? इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है। लेकिन मैं बच्चों को एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे अगर 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 जैसे टेबल बनाते हैं हम, ठीक है? तो वो टेबल 2 कॉलम क्रिएट कर लें और 3 रोज़ क्रिएट कर लें, या 2 स्टूडेंट हैं, 2 रो 2 कॉलम क्रिएट कर लें। तो इस तरह जो है आप इसको डिज़ाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव, लास्ट पे जो आपका फुटर होगा वो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और पेज नंबर 1। तो इस तरह आपका टाइटल पेज रेडी हो जाएगा। देन आपने आगे मूव करना है, आगे है स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन। स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन जो है ये एक बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेज के ऊपर से ये खाली होता है, लेकिन आपने ये खाली नहीं रखना, ये इसमें आ रहा है। लेकिन आप जब इसको मतलब डिज़ाइन करेंगे अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, तो आपने इसको टॉप ऑफ द लाइन ही रखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन सेंटर में आएगा। दिस इज़ सर्टिफाइड दैट, जो भी आपका नाम है, देन आपका रोल नंबर,
एंड जो भी सेकंड पर्सन है उनका रोल नंबर और दिस हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एज जो भी प्रोजेक्ट नेम है आपका वो नेम आप मेंशन करेंगे एज अ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री आगे बीएस इन कंप्यूटर साइंस ठीक। तो ये एक स्टेटमेंट होती है आपकी सबमिशन की कि कौन सबमिट करवा रहा है, क्या रोल नंबर है उसका, क्या टाइटल है प्रोजेक्ट का और डिग्री क्या है। ठीक है, ये एक आपकी स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन होती है। और एक और स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो स्टूडेंट गलती क्या है कि जब वो अपना ये लाइन जो लगी है ना, ये लाइन, इस लाइन को बेशक आप खत्म भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन के ऊपर अपना नाम या रोल नंबर लिखें, आप इसको खत्म कर सकते हैं। जब आप इसको खत्म कर देंगे ना, तो देन आप अपना जो नाम होगा या अपना रोल नंबर होगा, इन दोनों को आपने हाइलाइट कर देना। हाँ, और प्रोजेक्ट का जो टाइटल है उसको डबल कोट में लिखना है। ठीक है? डबल कोट में जब आप लिखेंगे तो वो एक हाइलाइट फॉर्म में सामने आएगा और उसको भी आपने बोल्ड कर देना है, ठीक है? इसी तरह बीएस इन कंप्यूटर साइंस दैट्स इट। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन बन जाएगी। और नीचे प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के साइन होते हैं, देन इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देना है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की क्योंकि आगे चल के ये आएगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ये एज़ इट इज़ ऐसे ही आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट पीएमओ के साइन होंगे, देन उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन होंगे, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही चीज़ें आएँगी। अक्सर एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये अगर यहाँ पे आ रहा है इसकी लाइन इतनी है तो नीचे वाले की लाइन भी उसी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है? तो ये लाइन्स का भी ख़्याल रखना, ये बड़ा बैड इंप्रेशन डालते हैं। अक्सर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है ना उसमें विज़िबिलिटी की, यूज़िबिलिटी की बात की जाती है। ठीक है? इंटरेक्शन की बात की जाती है कि ह्यूमन को कैसे कंप्यूटर की तरफ इंटरैक्ट करना है। तो अक्सर स्टूडेंट 5th-6th सेमेस्टर में 5th और 6th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट ऑफर होता है, वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, उसको स्टडी करें, तो उसमें यूज़िबिलिटी के ऊपर बहुत काम होता है कि कैसे ह्यूमन जो है वो इंटरैक्ट हो कंप्यूटर की तरफ। इसी तरह आपने बेसिकली जो ह्यूमन को इंटरैक्ट करे अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, तो बेटर है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें कि ह्यूमन आपकी तरफ आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देख कर कहे कि वाक़ई ही ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनली डिज़ाइन हुई है, अलाइनमेंट तक बेहतरीन तरीके से लगाई गई हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो थर्ड डॉक्यूमेंट आपका आता है जिसमें लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट एक लाइक आप ऐसे कह लें कि आप किसी को जैसे आप कहते हैं जी मैं फलाँ का थैंक्स करता हूँ, ठीक है? मैं फलाँ बंदे का थैंक्स करता हूँ, मैं फलाँ अपने सुपरवाइज़र का थैंक्स करता हूँ, मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट का थैंक्स करता हूँ, ठीक है? या उसने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, ये होती है एक्नॉलेजमेंट जिसे आप डेडिकेशन कहते हैं। ठीक है? आप किसी को डेडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट में आती हैं। तो एक्नॉलेजमेंट में भी आपने ऊपर स्पेस नहीं देनी, अपना जो पेज के टॉप वाली लाइन है, वहाँ पे ही आपने इसको रखना है। ओके, बाकी यही चीज़ें ऐसी आएँगी जो लाइन है यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाय की तरफ से और फिर उसके बाद मिस्टर दिस की तरफ से फॉर हेल्प जिसने मुझे हेल्प किया और लाइक दिस, ठीक है? और इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे खराब है, लेकिन आपने इसको जस्टिफाई पे रखना है, ना ही लेफ्ट, ना ही ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है? इसको आपने जस्टिफाई पे रखना है, आपने लेफ्ट, राइट और सेंटर नहीं रखना, ये जस्टिफाई अक्सर स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं। वो ये भी गलती करते हैं कि जी वो अगर ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है लगी हुई इस टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन आपने इसको जस्टिफाई रखना है, वो इसको लेफ्ट ही रहने देते हैं। जब प्रिंट ले लेते हैं तो वो इतना बुरा लगता है, ठीक है? तो इस तरह आपने नहीं करना। फिर यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये है नेम ऑफ स्टूडेंट, ये भी है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक? तो ये बेसिकली आपने अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लें, ठीक है? नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे एक्नॉलेज अपना नाम नहीं लिखना होता। सॉरी ओके यहाँ पे आई मिस्टेक ये यहाँ पे अपना नाम ही लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट जो आप स्टूडेंट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और देन नीचे डेट, ईयर और मंथ आ जाएगा। सिंपल है ये भी चीज़, इसमें बस 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपने ख़्याल रखना है और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? देखें, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट आप कोई बुक पढ़ते हैं या आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो आप कंप्यूटिंग के स्टूडेंट हैं, जब आप कोई रिसर्च करते हैं, आपने डेटा माइनिंग पढ़ी होगी, आप उसमें रिसर्च पेपर पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च पेपर आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली रिसर्च पेपर जब पढ़ा जाता है ना कोई भी, किसी भी बुकलेट है कोई या आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एक बुक आपको मिलती है, बुकलेट मिलती है, तो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, उसकी समरी पढ़ते हैं। तो उस समरी में क्या लिखा होता है, उसके पूरे का पूरी कहानी जो है ना वो शॉर्ट समरी में बना के लिखी गई होती है, कि आपका ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये पूरी की पूरी बुक है, वो क्या किस मुतल्लिक है और उसके क्या फीचर हैं, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम थी और आपका टाइटल क्या है और आपने क्या काम किया। तो ये नहीं कि ये सारे का सारा एब्स्ट्रैक्ट में आता है।
ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट का जो साइज़ होता है यहाँ पे मेंशन भी है, ये कुछ नहीं है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ये जस्ट यही जो वही बातें जो मैं अभी आपसे वर्बली कर रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है। आपने इसको टोटली खत्म कर देना है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है एब्स्ट्रैक्ट को। गॉट इट? तो अक्सर स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, वो इसी में एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये आपको गाइड करने के लिए लिखा गया है। तो इसका जो वर्ड होते हैं वो नो मोर दैन 250 वर्ड्स, 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत लंबा-लंबा 1 डेढ़ पेजेज़ का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इतना लंबा नहीं होता। 250 वर्ड से कोशिश करें इसको 200 वर्ड से कम रखें। ठीक है, वैसे अगर आपको लगता है कि भई मेरा जो काम ज़्यादा है, अगर इस 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हुआ, तो आप 250 तक लेके जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, उसके बाद आपने इसको जो साइज़ रखना है वो 12 टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट स्टाइल है और 12 जो है वो उसका साइज़ है, इससे आपने इसको नहीं बढ़ाना। इस चीज़ का आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए ख़्याल रखना है और एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो टू द पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है? इसमें आपने कोई लंबी-लंबी नहीं छोड़नी, लंबी-लंबी बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट हमारा ये काम था, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ये हमारा लिटरेचर वर्क था, जो हमने ये काम किया, इस मेथोडोलॉजी को यूज़ किया, ये मॉडल हमने लिए, देन हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आए, इससे ये वाली आउटकम्स जनरेट हुई और हम अब फ्यूचर में ये करेंगे। ठीक है? गॉट इट। जस्ट इतना सा, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ चुकी है। सो मूव टू नेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेबल ऑफ कंटेंट पे अक्सर बच्चे जो हैं वो फँस जाते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट से ही अपना इमेज खराब करवा बैठते हैं। जब कोई भी पैनल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब वो डॉक्यूमेंटेशन पकड़ता है, तो वो टाइटल पेज के बाद मूव करता है टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट पे ही उसको पता चल जाता है कि इसने क्या-क्या काम किया है। ठीक है, लाइक मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाना है, तो मैं देखूँगा मेरी नज़र पड़ेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो आगे पेज नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखे हुए, क्योंकि नीचे जो है इतने सारे पेजेज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखे हुए। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का भी एक तरीकाकार होता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इन फ्यूचर मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की प्रोफेशनली टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप उसको अंडरस्टैंड करके एक अपना प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन में टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे से बना पाएँगे, ना कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है? तो टेबल ऑफ कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चैप्टर 1 की मैं 1 बाय 1 चैप्टर को टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। हमने पाँचों चैप्टर्स को डिज़ाइन करना है और पाँचों चैप्टर को डिज़ाइन करने के बाद हमारी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ये शो कर रहा होता है कि कौन-सा चैप्टर किस पेज पे है और उस चैप्टर का कौन-सा टॉपिक या कौन-सी जो स्टेप है या कौन-सा जो उसको कह सकते हैं आप एक पॉइंट है वो किस पेज पे है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में टेबल ऑफ कंटेंट की अहमियत होती है। सो हम चैप्टर 1 में चलते हैं तो चैप्टर 1 डॉक इंट्रोडक्शन होता है। तो आपने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देना है। देन उसके बाद यानी कि इंट्रोडक्शन एक पेज आपका होगा पहला यानी कि जो एक एक पेज सिंगल जैसे पेज होता है। उस पे आपने चैप्टर 1 और इंट्रोडक्शन लिख देना है। देन आपने दूसरे न्यू पेज से शुरू करना है जिसको 1.1 आपने असाइन करना है 1.1.1 इसका मतलब है कि पहले चैप्टर का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है। गॉट इट? डिटेल इंट्रोडक्शन दें यहाँ पे। ठीक है? इसमें शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है। डिटेल इंट्रोडक्शन दें अपने प्रोजेक्ट का, कि आपका प्रोजेक्ट किस मुतालिक क्यों आप बनाने जा रहे हैं, इसमें पहले क्या काम हुआ है, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करें यहाँ पे, टोटली, ठीक है? अपने टाइटल को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने फीचर्स को, अपना जो भी आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ईच एंड एवरीथिंग आप इंट्रोडक्शन के अंदर आप इसको मेंशन करें। और गाइस यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात करता चलूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी इन पाँचों चैप्टर्स में, जो आपने नहीं की। गॉट इट? ये हमेशा मेरा ये बात याद रखिएगा आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो कि आपने नहीं की अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपने वो काम ऐसा कर दिया यहाँ पे आपने मेंशन कर दी या लिख दिया कहीं पे कि हमने ये काम किया और आपने प्रोजेक्ट में ना किया हुआ, तो ये समझ जाएँ कि यहाँ पे आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ामिनर के माइंड में शक-व-शुबहात पैदा हो इसके कि भई इसने इसने खुद काम नहीं किया या इसने बाहर से बनवाया या इसने ये काम किया।
तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, चाहे वो 1 पेज पे लिखें, 2 पेज पे लिखें, 3 पे लिखें, इट इज़ अप टू यू। इन डिटेल्ड होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, सॉरी प्रॉपरली होना चाहिए। अम, फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर नहीं होती, इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई होती है। जस्टिफाई आपने इसकी अलाइनमेंट रखनी है। उसके बाद 1.2 आ जाएगा, 1.2 हाइडिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बेटर पता है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आप किस प्रॉब्लम के ऊपर देखें, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली उसकी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी प्रॉब्लम फाइनली प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है? डिटेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करें और एक और चीज़, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिटेल तो हो, लेकिन इतने ईज़ी वे में हो कि नेक्स्ट पर्सन उसका पहली 4-5 लाइनें पढ़े और उसको एग्ज़ैक्ट पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट किस पर है। गॉट इट? मैं अक्सर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें सारी पैराग्राफ में, ठीक है? लेकिन उसको बीच में ना, नीचे कहीं पे बीच में या पैराग्राफ के सेंटर में कहीं पे कुछ बुलेट्स ऐसे ऐड करें जो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नॉमिनेट कर रही हो। यानी कि बुलेट्स फॉर्म में अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर होती है। पैराग्राफ में भी हो सकती है, लेकिन बुलेट्स में भी हो सकती है, या थोड़ा स्टार्टिंग पैराग्राफ में ले लें, जो मेन बात है वो बुलेट्स में कर लें। तो ये चीज़ एक इम्प्रेस करती है एग्ज़ामिनर को या अट्रैक्ट करती है कि भई ये बिल्कुल टू द पॉइंट और अच्छे वे में लिखी गई है, पता चल रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या मुराद है कि आपके प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है? पहले लोगों ने इसके ऊपर क्या काम किया है, ठीक है? ये पहले क्या था? ठीक है, जो अब आप जो बनाने चाह रहे हैं, उससे जो आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, या आप जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, या आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, या आप जो हार्डवेयर बनाने जा रहे हैं, उससे पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये सारा कुछ आपने 1.3 पॉइंट में डिस्कस करना है, डिटेल रेफरेंस भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। रेफरेंस का मतलब आपने देखें, रेफरेंस तो आप उसी चीज़ का देते हैं ना जो पहले हो चुका हो। तो आप यहाँ पे साइटेशन भी ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल में इन फ्यूचर एक और ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिसमें रेफरेंस ऐड करना आपको सिखाऊँगा कि कैसे हम रेफरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ लिखा कि हमने फलाँ एक रिसर्च पेपर पढ़ा, तो फलाँ रिसर्च पेपर में ये बात थी, तो हमने वहाँ से इसका आइडिया मतलब हमें मिला और फिर हमने उसको कोट किया। मतलब आप यहाँ पे कोट करते हैं उसको, ये उसने बात की थी फलाँ रिसर्च पेपर ने, या फलाँ पर्सन ने, या फलाँ जो है वो IEEE में ये पब्लिश था, तो वहाँ पे ये बात हमने, या फलाँ चैप्टर में हमने ये बात की है, तो पढ़ी है। तो या वहाँ से हमने आइडिया लिया है, तो उसको आपने कोट करना होता है, आपको साइटेशन करना होता है, आपने रेफर करना होता है कि ये पेपर का नंबर है, ठीक है? तो ये चीज़ हम आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है। होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देन उसके बाद आगे आते हैं तो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होंगे? ठीक है? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रोजेक्ट के? और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पॉइंट्स में होते हैं। ऑब्जेक्टिव को पैराग्राफ शक्ल में नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट्स में लिखा जाता है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का आपको बेटर आइडिया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स इज़ वेरी सिंपल। तो ऑब्जेक्टिव्स आपने अपने जो हैं वो पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है और टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ठीक है? डिटेल्ड नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट होंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, अंडरस्टैंडिंग में एग्ज़ामिनर को आसानी होगी। तो इस चीज़ का जो है आपने ख़्याल रखना है। ओके, उसके बाद आगे चलें तो प्रोजेक्ट स्कोप वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है। आप इसको इस तरह ले लें कि मार्केट में क्या स्कोप है प्रोजेक्ट का, ठीक है? जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद आप, या अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बना रहे हैं, तो इसका मार्केट में क्या स्कोप हो सकता है, या एनवायरनमेंट में इसका क्या स्कोप हो सकता है। आपने बेसिकली यहाँ पे मुतमिन करना है कि हमारी ये प्रोडक्ट का या हमारे इस प्रोजेक्ट का ये स्कोप होगा, ठीक है? और हम ये ऐसा काम करेंगे कि मार्केट में इसका स्कोप इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है? तो आपने यहाँ पे मुतमिन करना है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ पे देनी है कि नेक्स्ट पर्सन जब इसको पढ़े तो वो भी मुतमिन हो कि भई जो ये स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और फलाँ-फलाँ जगह पे स्कोप है और ये इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इस चीज़ को आपने ज़रा डिटेल में यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप में डिस्कस करना है। उसके बाद आता है रिलेटेड वर्क। रिलेटेड वर्क वही है, यानी कि आपने यहाँ पे ऊपर तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने बताया ना, तो यहाँ पे भी वही बैकग्राउंड से रिलेटेड है, लेकिन हिस्टोरिकल वर्क से रिलेटेड है कि सॉरी रिलेटेड वर्क से रिलेटेड है कि जैसे कि
जो आपने कोई काम किया लाइक आपने मॉडल ट्रेनिंग की, तो मॉडल ट्रेनिंग में आपसे पहले जिसने इस चीज़ के ऊपर काम किया था, उसने जब मॉडल ट्रेनिंग की थी तो उसका क्या रिज़ल्ट आया था, ठीक है? उसने किस वे में उसकी मॉडल ट्रेनिंग की है। आपने हो सकता है जैसे मैं एक छोटी-सी मिसाल लेता हूँ। जो आप एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसने किया रिग्रेशन के थ्रू और उसकी एक्यूरेसी फलाँ आई है। लेकिन आप उसको चेंज करके क्लासिफिकेशन पे ले जाएँगे। तो मतलब उसका करने का तरीकाकार, रिलेटेड वर्क उसका, ठीक है? कि कैसे उसने काम किया था, वो सारा कुछ आपने रिलेटेड वर्क में मेंशन करना होता है इन डिटेल। उसके बाद समरी आती है, पहले चैप्टर की समरी आती है सारी, वही अगेन लाइक एब्स्ट्रैक्ट लेकिन आपने समरी को डिस्कस करना है। ये शॉर्ट भी आप कर सकते हैं लाइक 5 टू 6, 7, 8 लाइन्स में। तो ये श समरी आपने बतानी है। इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है और जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि आपको बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से बनानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। देन हम मूव करते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 जो है ये लिटरेचर वर्क या लिटरेचर रिव्यू एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशंस पे होता है, ठीक है? अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? पहला टॉपिक ये है कि लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू है कि आपने सारे का सारा बैकग्राउंड जो लिटरेचर है आपने पढ़ी है, आपने जो भी जहाँ से आइडिया लिया है, ठीक है? उस आइडिया के ऊपर आपने जो सारे का सारा हिस्ट्री स्टडी या बैकग्राउंड स्टडी किया है, वो सारे का सारा आपने लिटरेचर रिव्यू में लिखना है। लिटरेचर रिव्यू कहते हैं और लिटरेचर रिव्यू में भी आप साइटेशन देते हैं, रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं सॉरी जो भी आपने आइडिया लिखे होते हैं, उनको बताते हैं कि आपने कहाँ से लिए हैं ये, गॉट इट? तो ये सारे का सारा लिटरेचर रिव्यू में आता है। फिर उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स क्या है? आप किस टूल्स में काम कर रहे हैं? लाइक आप जुपिटर यूज़ कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएलाइट, फाइरबेस यूज़ कर रहे हैं। तो आपके टूल्स क्या हैं? तो टूल्स आपने बताने हैं और उसमें आगे फिर इसकी 3 कैटेगरीज़ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर कौन-कौन से जैसे आर्डिनो, ठीक है? लाइक आप कैम यूज़ कर रहे हैं कोई या आप कोई स्पेसिफिक जैसे आप रिबोट कोई बना रहे हैं, तो रिबोट में तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ होता है। तो आपने उस हार्डवेयर को देखिए आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट होगा हार्डवेयर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका काम सारा सिस्टमैटिक होता है, तो उनका हार्डवेयर से दूर-दूर तक कोई तल्लक नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में अगर वो काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर में कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, सॉफ्टवेयर में आप कौन-कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो डिटेल में आपने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। फिर उसके बाद सिमुलेशंस आ जाती हैं, आपकी सिमुलेशंस कौन-कौन सी हैं, ठीक है? आपके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सिमुलेशंस कौन-कौन सी हैं, इन चीज़ों को आपने यहाँ पे ये टू सिंपल और ईज़ी टॉपिक है, ईज़ी चैप्टर है। इसको आपने टू द पॉइंट और लेकिन जो बात अगेन मैं वही बात करूँगा जो बात आपसे आपने प्रोजेक्ट में की है या प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने वो ही यहाँ पे हार्डवेयर में भी करनी है, सॉफ्टवेयर में भी करनी है और सिमुलेशन में भी करनी है। यानी कि आप ऐसे नहीं करना लाइक आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने लिखा हुआ है जी हम एसक्यूएलाइट और एग्ज़ाम सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन आपने वो नहीं किया तो ये डेफ़िनिटली आप फिर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं लिख रहे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि ये गलती नहीं होने पाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 3 है डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये भी बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डायग्राम बनाते हुए कर जाते हैं या उनके फ्लो ठीक नहीं होते। तो डायग्राम क्योंकि ये डायग्रामेटिकली प्रोजेक्ट है, जिसमें डिज़ाइन करनी होता है अपने फ्लो अपने प्रोजेक्ट का सारा एक डायग्राम फॉर्म में। एंड मेथोडोलॉजी आप कौन-सी मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं ये सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिस्टम मॉडल, आपके सिस्टम का मॉडल क्या है, ठीक है? तो सिस्टम मॉडल सिंपल होता है, आपने पहले अपने सिस्टम का सारा फ्लो बताना है, अपने मॉडल्स बताने हैं, आपके जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, आपके कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, आप ठीक है, ये उसका फिर एक मॉड्यूल डायग्राम भी होती है, जिसे हम फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट भी कहते हैं, ये नीचे भी वैसे आ रहा है, डायग्राम में आप उसमें ऐड करने के बजाय यहाँ पे ऐड कर लें फ्लो चार्ट टाइप, तो वो यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिस्टम का मॉडल आपने यहाँ पे सारा बताना है, कि इसका मॉडल क्या है, क्या इसका फ्लो है, आप किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर आप मशीन लर्निंग, आर्टिफ़िशियल पे काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे मॉडलिंग होती है चीज़ों की प्रोसेसेस होते हैं, ये वग़ैरह, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है कैसे प्रोजेक्ट कैसे काम कर ठीक है, पहले क्या काम हो रहा है, फिर दूसरे नंबर पे क्या काम हो रहा है, तीसरे तो ये सारे का सारा फ्लो और वर्किंग जो है प्रोजेक्ट की आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है 3.2 में। देन आगे चलते हैं,
तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी, एल्गोरिदम, टेक्निक्स एंड सिमुलेशन। ये आ गई जी बात आपकी अंदर वाली। अब अंदर वाली बात क्या है कि जी मेन बात कि आपकी मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं? आपका एल्गोरिदम क्या है, आपकी टेक्निक्स क्या हैं, आपकी सिमुलेशन क्या है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी, इनमें से अगर आपने टेक्निक्स यूज़ की हैं, एल्गोरिदम यूज़ किए हैं, मेथोडोलॉजीज़ की हैं, सिमुलेशन किया, तो आप उनमें से जो भी आप जो-जो आपने काम किया, आप उसको डिटेल्ड डिस्क्राइब करोगे, ठीक है? डिटेल्ड एक-एक चीज़ को, ठीक है? जैसे कि आप हैंड जेस्चर्स पे काम कर रहे हो, तो हैंड जेस्चर में तो बेशुमार बातें लिखी जा सकती हैं। आपके हैंड जेस्चर्स की पिक्चर्स, आपके मेथोडोलॉजी की पिक्चर्स, आपके मॉडल की पिक्चर्स, आपके जेस्चर्स की पिक्चर्स, ठीक है? आपके हैंड इम्पैक्ट की पिक्चर्स, तो ईच एंड एवरीथिंग, और हर पिक्चर की डिस्क्रिप्शन, फ़ॉर्मूलाज़, ये ईच एंड एवरीथिंग। एल्गोरिदम आ सकता है इसमें, ठीक है? कि आपने फलाँ एल्गोरिदम, फलाँ लाइब्रेरीज़ यूज़ की, फलाँ अपने जैसे नमपाई, क्रॉस, टेंसरफ्लो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन करोगे। मैंने ख़्याल है मैंने इसको बहुत ज़्यादा इलैबोरेट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आती हैं डायग्राम्स। तो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट कैसे हैं? जैसे कि फ्लो चार्ट आपने अपने फ्लो चार्ट बताना है अपने पूरे ऐप का। पहले स्टार्ट होगी एक्टिविटी, फिर देन लॉगिन एक्टिविटी, फिर साइन अप, फिर देन मेन्यू, फिर आगे कहाँ-कहाँ पे, फिर एंड कहाँ पे होगा। तो ये सारा फ्लो चार्ट आपने बनाना है। उसके बाद आगे चलते हैं यूज़ केस। यूज़ केस डायग्राम इज़ वेरी इंपोर्टेंट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। तो आप देखिएगा वहाँ पे ये सारी डायग्राम्स बनी होगी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक पढ़ा होगा, सॉरी चैप्टर कोर्स पढ़ा होगा, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 से ऑफर होता है, या ऊड से ऑफर होता है। ऊड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम, इस तरह का एक सब्जेक्ट होता है, जो कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें यूज़ केस डायग्राम आपने बनानी है। यूज़ केस डायग्राम अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमारा एक्टर कौन है, यानी कि एडमिन कौन है और कितने एडमिन, ठीक है? और किस कितने हैं, और मेन मॉड्यूल कितने हैं, यानी कि यूज़र कितने हैं, और फिर उसके बाद अंदर कौन-कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है? इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, ये मैं वो टर्म्स क बोल रहा हूँ, जो कि यूज़ केस में इस्तेमाल होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर में यूज़ केस के ऊपर डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे क्रिटिकल पाथ डायग्राम कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, ईआर डायग्राम, तो इनके ऊपर भी जो है मैं वो शॉर्ट ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, इनको बनाने का तरीकाकार भी आपको सिखाऊँ। ओके, तो फ्लो चार्ट का तो सिंपल है, यूज़ केस डायग्राम भी आप इज़िली बना सकते हैं। ये अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी डायग्राम को ही देख करता है, डायग्राम पे कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई गलती नहीं करनी, ठीक है? और ये एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर होनी चाहिए डायग्राम। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं चेक करता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो अक्सर स्टूडेंट्स की जो होती हैं या जो डायग्राम्स होती हैं वो क्लियर ही नहीं होती, जिसकी वज़ह से उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ठीक है? तो क्लियर डायग्राम होनी चाहिए, ठीक है? तो क्लियर डायग्राम होगी तो आपको यूज़र को भी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, और डेफ़िनिटली आपको भी क्वेश्चनिंग में उस वे में आसानी पैदा होगी कि आपने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी होंगी और क्लियर लिखी होंगी। तो उसके बाद आता है क्रिटिकल पाथ डायग्राम होती है। ईआर डायग्राम से बहुत फ़ैमिलियर होंगे। अगर है आपकी ईआर डायग्राम तो आप उस इफ एप्लीकेबल अगर है तो ठीक है। सिंपल है, एंटिटी डायग्राम, एंटिटी वगैरह, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, 2 एंटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, 2 मॉड्यूल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये सारी और मोस्टली होती है। मोस्टली एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स की ईआर डायग्राम होती है। ब्लॉक डायग्राम आपने बनानी है, देन आर्किटेक्चर डायग्राम आपने बनानी है। तो ये सारी डायग्राम्स हैं, आप इनको नेट सर्च भी कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा ये डायग्राम कैसी होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनके ऊपर भी शॉर्ट ट्यूटोरियल्स बना के आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है, और चैप्टर नंबर 4 में रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट से क्या मुराद है कि आपने सारा जब काम कर लिया तो देन आपके क्या कंक्लूजन आया, सॉरी रिज़ल्ट आया। तो आपका जो रिज़ल्ट होता है, जैसे उसमें ग्राफ्स बनते हैं या आपके टेबल बनते हैं, या आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका चैप्टर नंबर इस थोड़े रिज़ल्ट में ना आपके स्क्रीनशॉट्स भी ऐड होते हैं। ठीक है? जो आपने काम सारा किया होता है उसके स्क्रीनशॉट्स भी ऐड होते हैं, जो-जो बातें आपने ऊपर कही होती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो सारे का सारा जो है आपका रिज़ल्ट्स में आता है, जो कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड करने होते हैं, ये वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो रिज़ल्ट भी आपका बड़ा मैटर कर रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, लास्ट चैप्टर है। कंक्लूजन आपने बताना है पैराग्राफ की शक्ल में, ठीक है? जो भी आप जिसको कंक्लूड कहते हैं करना, तो कंक्लूजन आप बताएँगे, सारा उसको यानी कि एक्नॉलेज करेंगे कि भई अब हमने ये सारा कहा था, ये हमारा
था, इस चीज़ को हमने यूज़ किया, ये हमारे पास कंक्लूजन आया और इन फ्यूचर हम ये काम करेंगे। गॉट इट? तो फ्यूचर वर्क में आपके पास ये चीज़ें आती हैं, रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर वर्क एंड कंक्लूजन, ये 2 पॉइंट्स आते हैं इसमें और इसको भी आपने स्ट्रांगली ही लिखना है, इसमें कमी नहीं छोड़नी। फिर उसके बाद लास्ट वन आता है रेफरेंसेस और रेफरेंसेस जो आपने साइटेशंस ऐड की होती हैं, उनके रेफरेंसेस आते हैं और इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं मेंडले। मेंडले टूल यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी साइटेशंस लगाते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी शॉर्ट ट्यूटोरियल बना के आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन वैसे भी इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी ट्यूटोरियल मौजूद होते हैं। आप वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ उसका भी एक ट्यूटोरियल बना के शेयर करूँ। अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ। जो ये डायग्राम के लिए हम अक्सर ईड्रा डायग्राम सॉरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ईड्रा। तो इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, क्लिप्स हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन ईड्रा ज़रा सूटेबल होता है। मैंने वैसे मैं इलस्ट्रेटर भी यूज़ करता रहा हूँ इस काम के लिए। बहरहाल ईड्रा आपको ज़रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देता है ज़्यादातर, इलस्ट्रेटर तो लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन इलस्ट्रेटर भी अगर आप यूज़ करने वाला इंसान हो तो वो कर सकता है। तो चलें आगे मूव करते हैं। ये आगे आता है लिस्ट ऑफ फिगर। लिस्ट ऑफ फिगर होते हैं जो आपकी इमेजेस होती हैं, ठीक है? उसकी आपने जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनता है ना, वैसे ही लिस्ट ऑफ फिगर भी बनता है। हर फिगर का एक नंबर होता है और वो यहाँ पे आता है कि फलाँ फिगर का नेम होता है, देन उसका फिग नंबर होता है और देन ये किस पेज पे है। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको इन फ्यूचर ट्यूटोरियल में गाइड करूँगा। उसके बाद आता है टेबल का। लिस्ट ऑफ टेबल होती है, जो टेबल आप बनाते हैं, जितने भी टेबल होते हैं, वैसे मूवमेंट टेबल बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर वो भी इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। ये वही अब आ रही है बातें सारी। इसी तरह चैप्टर 2 है लिटरेचर एंड रिव्यू और डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी चैप्टर 3, चैप्टर 4 रिजल्ट्स, चैप्टर 5 कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क और लास्ट पे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस इस तरह ऐड होते हैं। तो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट कैसे डिज़ाइन करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाय कॉन्टैक्ट, बाय व्हाट्सएप, बाय ईमेल। मेरे अकाउंट पे मेंशन है व्हाट्सएप नंबर भी, ईमेल भी और कमेंट सेक्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ओपन है आपके लिए। चलिए, मैं आपको आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ, जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी वो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि उन्होंने प्रोफ़ेशनली डिज़ाइन कर रखी है। देन आपको एक डमी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये सारी गुफ्तगू के बाद, इस सारी बातों के बाद। ओके, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की है। आप इसको ज़रा गौर से देखिए, प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन है एंड देन एक्नॉलेजमेंट है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, फिर आगे चलते हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ये देखें, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर नंबर, लास्ट पे आगे नंबर्स मेंशन है, या फिर चैप्टर 2 तो ये सारा इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएँगे। फिर ये टेबल ऑफ फिगर है कि फिगर नंबर 1.1 प्रोटोटाइप है और ये पेज नंबर 9 पे है और इसी तरह 2.1 है, हाई लेवल यूज़ केस डायग्राम है, ये पेज नंबर 38 पे है। तो इस तरह ये टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल भी इसी तरह नीचे आ रहा है। देन उसके बाद ये इस तरह करना है गाइज़ आपने स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 नाम पेज मुकम्मल इस तरह होगा, फिर देन यहाँ से आप शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। तो ये देखें इमेजेस आर्ट ज़रूरी नहीं है आप पहले इमेजेस ऐड करें, ये लाए आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो करें, नहीं तो अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। करेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद इसी तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन ऑब्जेक्टिव्स, देखें ये इन्होंने पॉइंट्स में ऊपर लिखा हुआ है और फिर पॉइंट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मोटिवेशन आपकी नहीं है, आप इसको छोड़ दें, जो आपसे पूछा गया जस्ट वो करें। प्रोजेक्ट फिज़िबिलिटी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारा कुछ कंक्लूजन है ऑपरेशनल फिज़िबिलिटी है। तो बहरहाल ये उनकी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की डॉक्यूमेंटेशन की, तो उन्होंने चीज़ें एंटर की हुई हैं, लेकिन आपको अगर रिक्वायरमेंट आपसे नहीं है, तो आप ना करें, ज़रूरी नहीं है। तो ये इस तरह इनका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये इनसे टेबल डिपेंडेंसीज़ पूछा गया हुआ है, पर आपसे नहीं पूछा गया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, ये गैंट चार्ट होता था लेकिन अब नहीं है ये सारी चीज़ें। तो हम आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ये चैप्टर नंबर 2 है। ये देखें ये ऑब्जेक्टिव्स अगेन आगे हैं इसके। ये सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सेंसर यूज़ किए थे, प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किए थे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिखेंगे। गॉट इट? फिर से सॉफ्टवेयर की स्कोप ऑफ सिस्टम आ गया ये सारा, कि आपके सिस्टम का क्या स्कोप है। तो इस तरह आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। ये रिक्वायरमेंट आ गई सिस्टम आर्किटेक्चर, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है।
तो ये सारा कुछ आ गया। मैं आपकी जो मेन चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो डायग्राम्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 3 में 3 हमारा गुजर चुका है, ये आ गया। चैप्टर 4 में होंगी डॉक्यूमेंट, ये देखें ये इन्होंने पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। नेविगेशन मैप है, ये आपका नहीं है, ये ईयर डायग्राम आ गई सारी, ठीक है? और फिर उसके बाद ओके। हाँ, ये मेरे ख़्याल से रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, इसमें यूज़ केस डायग्राम नहीं होगी। जी, बिल्कुल ऐसी ही है, ये रिसर्च बेस्ड है, तो इसमें यूज़ केस डायग्राम नहीं होगी, बाकी कुछ डायग्राम्स नहीं होंगी। लेकिन इसी तरह आपने डायग्राम जैसे कि ईआर डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, ये देखें इसका फिगर है नीचे, ये डायग्राम है इसकी, इसका भी फिगर नंबर है नीचे। तो इस तरह आपने या जिनका हार्डवेयर बेस है, तो वो अपनी हार्डवेयर की पिक्चर्स ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप करेंगे और इसके साथ-साथ आपका जो सुपरवाइज़र है, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उनसे भी पूछते रहेंगे कि भई ये क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं। ये जस्ट अ जनरल नॉलेज जनरल जो एक आपको मैंने नॉलेज दी है, ये सारा कुछ वो है, ठीक है? बाकी आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आफ्टर डिस्कशन द योर सुपरवाइज़र, देन वो आपको जैसे-जैसे गाइड करें, तो वो भी आपने वैसे-वैसे करना है। होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन बनाएँगे, तो आपको कम से कम बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि प्रोफ़ेशनली प्रॉब्लम्स भी फेस करनी नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा, ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ ट्यूटोरियल के ज़रिए। अपना ख़्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।